नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। दिन में गर्मी तो कभी रात में सर्दी, कभी कड़ी धूप तो कभी अचानक कोहरा। मौसम में बदलाव जारी है। ऐसे में इन दिनों स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं। जो समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं उनमें नाक, कान और गले से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। नाक और गला शरीर के एंट्री पॉइंट हैं। वायरल इन्फेक्शन में गले में दर्द, खाना खाने में परेशानी, जुकाम या वायरल फीवर की समस्या हो सकती है। अगर ये समस्या 2-4 दिन में ठीक ना हो तो सामान्य फिजिशियन के पास जाना चाहिए। अगर यही समस्या लंबे समय तक रहे, साल में कई बार हो, तो निश्चित तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सक का परामर्श लेना जरूरी हो जाता है। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे नाक, कान और गले से जुड़े रोगों की। आप पूछेंगे सवाल जिनका जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव गुप्ता। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव गुप्ता आपसे कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में कैसे जुड़ सकते हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सामने आपके, और इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई समस्या हो, अगर आप भी नाक, कान, गले की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी सवाल का आपने जवाब चाहते हैं या परेशानी में, उलझन में है, नहीं समझ आ रहा कि आखिर दिक्कत क्या है, तो देर किस बात की, अभी उठाइए फोन और कीजिए कॉल। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार कार्यक्रम के दौरान भी फ्लैश होते रहेंगे और हम आपको दिखा भी रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव गुप्ता, जो बताएंगे आपको नाक, कान, गले के रोगों से जुड़े कारणों के बारे में, साथ ही उनके उपाय भी बताएंगे कि कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह की समस्याएं होती हैं, किस तरह के रोग जो हैं वो इस तरह से नाक, कान या गले संबंधित हो जाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव गुप्ता। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत सी समस्याएं होती हैं यूं तो नाक, कान और गले से जुड़ी हुई, और तीनों ही चीज़ें कहे तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत हम गले से करते हैं कि गले संबंधित समस्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, किस तरह के मरीज आप देखते हैं कि आमतौर पर और अक्सर जो है अक्सरियत में आपके पास आते हैं? देखिए, यह पहले भी कह चुका हूँ कि सीजन जो है वो बहुत ज्यादा एलर्जिक है। जी। तो गले की जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग जो एनकाउंटर करते हैं पेशेंट्स को, उनको गले में खराश होना, हल्का बहुत दर्द होना, तो ये मामूली बात है जो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी की वजह से होता है। लेकिन जैसे कि आवाज का बैठ जाना या फिर जबान का नहीं हिलना, जबान में रुकावट होना, तोतलापन अचानक से महसूस होना, तो कभी कभार एक गंभीर ग्रोथ कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो अमूमन हम लोग गले में लैरिंगोस्कोपी या ऐसी जांच करके उस चीज को बहुत पहले तो हम पता लेकिन कई बार ये भी होता है कि कुछ वक्त के लिए गले में दर्द हो जाता है, आवाज बैठ जाती है या जुबान मोटी पड़ जाती है, तो ये किन कारणों से होता है और इसके लिए किस तरह के उपाय करके इससे छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ईएनटी के इन जनरल अगर बात करें तो बड़ी बीमारी के भी लक्षण बहुत मामूली होते हैं, और मामूली बीमारी तो मामूली है ही। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि हम एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। अगर वो मामूली चीज है, अचानक किसी ट्रॉमा की वजह से भी कभी कभार आवाज बैठ जाती है, या फिर नॉर्मली आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो वो धीरे खत्म होगी। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी होती है हम उसको सिर्फ इग्नोर करते चले जाते हैं, तो जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो हमारे पास वो पेशेंट। जी डॉक्टर साहब, एक गले से जुड़ी जो समस्या है वो टॉन्सिल्स के रूप में भी सामने आती है। ये टॉन्सिल्स की शिकायत आखिर क्यों होती है, किस वजह से जो है ये बढ़ जाते हैं? और उस कई लोगों के तो ये भी देखा गया है कि पस पड़ जाता है, मवाद हो जाता है। आम बच्चों में ज्यादातर पाए जाते हैं, और उनका एनवायरमेंट है और उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर। मैंने अपनी स्टडी में ज्यादातर जो वो दूध नहीं मिला होता है, और वो होते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, अभी आपको बीच में टोकना चाहेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक प्रकार से नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा इको हो रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम दोबारा से आपसे संपर्क साधते हैं।
लेकिन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि ये जो मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो हैं गले से, नाक से और कान से जुड़ी रहती हैं। कभी कान में दर्द होता है, कान का बहना भी शुरू हो जाता है, नाक से पानी भी लोगों के बहता है और साइनस की जो समस्या है वो भी यहाँ पर कई लोगों में इस मौसम के दौरान जो है वो हो जाती है। तो इन सब समस्याओं के कारणों के पीछे की हम जानकारी आपसे हासिल करेंगे, साथ ही इनसे उपचार कैसे हो सकता है इसके बारे में भी हम ज़रूर आपसे जानेंगे। तो हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अगर वो भी नाक कान गले की समस्या से संबंधित किसी रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। और डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क जुड़ गया है फिर से, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं आप, एक बार फिर से हम बता दें दर्शकों को, अभिनव गुप्ता। और इसी बीच एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, करीम चंद जुड़े हैं कैथल से। स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। हेलो जी बताएं क्या समस्या है। मेरे जब छींक आने लगा जी नाक में, जब कई बार एकदम 15-20 छींक आएगा, फिर शांति पड़ा है और पानी सा आवा है नाक में से। पानी बहना शुरू हो जाता है छींके आने के बाद? हाँ जी। ये कभी कभी होता है या अक्सर होता है? जब भी 15-20 दिन में, 15-20 दिन हो जाए जी, 15-20 दिन में, महीने में कभी कभी हो जाए मतलब। जी 15 से 20 दिन में ये समस्या होती है और कितनी देर तक इसी तरह से चलता है? 5-7 मिनट हो जाए जी, 5-6 मिनट, मतलब 6-7 मिनट होगा, मतलब नाक में से अगर ज्यादा छींक आवा, 15-20 छींक आवा है और पानी सा आवा है, तब शांति पड़ा है। जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है क्या समस्या है इनको और क्या करना चाहिए? चलिए, हमारा अभी इस वक्त डॉक्टर साहब से संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करीम चंद जी की समस्या हमने जान ली है, डॉक्टर साहब ने भी सुन लिया है और ज़रूर इस समस्या का वो कोई उपचार बताएंगे। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। लक्ष्मण, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। जी लक्ष्मण। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मण, दोबारा आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, नंबर दोबारा से आप ट्राई करें। और डॉक्टर साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, करीम चंद जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि 5 से 6 मिनट तक लगातार छींकें आती हैं और फिर पानी बहना नाक से शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल, टिपिकल एलर्जिक राइनाइटिस, जो एलर्जी की प्रॉब्लम है उसके ही सिम्टम्स है और इसके लिए उनको जरूर दिखाना चाहिए, कहीं उनके साइनसेस ब्लॉक ना हो रहे हों, और अपना एक एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये चीज, जो भी बीमारी है, वो एकदम से इमरजेंसी नहीं बनती है, ये सालों में इमरजेंसी में कन्वर्ट होती है। जी तो बेहतर होगा कि उसको जितना जल्द से जल्द डायग्नोज करा लें, वो बेहतर है। तो इन्हें कब तक इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, कितने वक्त तक इनका इलाज जो है वो करना चाहिए और कितनी जल्दी इनसे राहत मिल सकती है? देखिए, जितना जल्दी हम लोड, आजकल ये वायरस लोड जैसे बहुत पता है अब लोगों को, ऐसे ही हमारे इन्फेक्शन का लोड होता है, जो एलर्जी का लोड है। तो जितने टाइम तक आप उसको लेट और जितना लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, उतना ही इसकी सफलता के जो तरीका है वो कम रहेगा। तो बेहतर है कि उसको जितनी कम एज में आप डिटेक्ट करें, वो बेहतर है। जी। तो डिपेंड करता है कि लोड कितना आता है, उसके ब्लड टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, रीडिंग होती है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका लोड कितना है और कितने लंबे समय तक आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है। जी जी करीम चंद जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इनकी जो समस्या है उसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। जैसा आपने कहा कि डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं और इसके बारे में इलाज शुरू करा लें। एलर्जी का आपने बताया कि ये समस्या है, तो क्या इलाज के बाद ये जो एलर्जी की समस्या है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है कि आगे भविष्य में ऐसा फिर जो है ये चांसेस कम हो जाएं कि अगर जिस चीज़ से भी एलर्जी है फिर एलर्जी ना हो? जी, ये बिल्कुल एक इम्यूनिटी या वैक्सीन की तरह ही काम करता है। जैसे कि अगर आप इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं, कोरोना की वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं हो सकता, बस आपके चांसेस उसके होने के कम हो जाएंगे। यदि आपको कोरोना होगा तो सिम्टम्स उतने गंभीर नहीं होंगे।
ये होता है वैक्सीन का। तो यही चीज एलर्जी में भी हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जिससे आपके चांसेस बार बार बीमार होने के कम हो जाते हैं, जीरो नहीं हो सकते। वो तो जुकाम सबको होता है, तो जी। उनको भी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना पहले होता। और अगर ये समस्या अभी इसे अनदेखा कर दिया जाए तो क्या ये आगे चल के बड़ी हो सकती है, ज्यादा दिक्कत दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। यही आगे चल के अस्थमा बन सकता है। बार बार छींके आना, बार बार किसी ट्रैक में सूजन रहना, वो भी सांस के, तो धीरे धीरे वहां पे सूजन बढ़ सकती है। जैसे मैंने कहा, ये कभी भी इमरजेंसी नहीं बनता। ये जब आप 40, 50, 60 को क्रॉस करेंगे तब ये इमरजेंसी में कन्वर्ट होता है। तो उस समय फिर ट्रीटमेंट और ज्यादा होता है। फिर आपका नेजल ट्रैक से लेके लंग्स तक ये सब कुछ स्वेल्ड रहता है। तो अस्थमेटिक अटैक्स बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आगे चल के। जी, तो यानी कि ये जो समस्याएं हैं ये आगे चल के अस्थमा का रूप भी ले सकती हैं। ये जो एलर्जेटिक समस्याएं हैं डॉक्टर साहब, मैंने बिल्कुल जैसे आपसे जी टॉन्सिल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, संपर्क उस टाइम खराब हो गया था, बात नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि टॉन्सिल्स जो हैं आखिर इनके बढ़ने की वजह क्या होती है? और कई बार इसमें देखा गया है कि ऑपरेशन तक कराने की नौबत आ जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे ख्याल रखें इस चीज़ का? देखिए, टॉन्सिल्स मैंने पहले बताया था कि ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जो बचपन से ही बच्चों को जो इम्यूनिटी उनकी बूस्ट नहीं हो पाती है, उस वजह से होते हैं। और आमतौर पे ये उन बच्चों में ज्यादातर देखे गए हैं जिन्होंने अपने माँ का दूध नहीं पिया होता है। जी। तो उनको जो जरूरी एंटीबॉडी वो नहीं होती। तो आमतौर पर मैंने बहुत बच्चों की सीरीज देखी है, उन सब में ज्यादातर ये एक चीज कॉमन पाई गई है कि उन्होंने बचपन से नहीं पिया। एक चीज। दूसरी चीज रही ऑपरेशन कराने की टॉन्सिल्स में, तो वो डिपेंड करता है कि उनको साल में टॉन्सिलाइटिस कितनी बार हो रहा है। मतलब वो टॉन्सिल तो बड़े हैं, पर उनमें इंफेक्शन कितनी बार हो रहा है, जिसकी वजह से उसको एडमिट होना पड़ रहा है या दवाई लेनी पड़ रही है। तो हम लोग एज अ लास्ट रिसोर्ट उसको निकालते हैं। जी। और दूसरा एक ये नाक से जुड़ी जो समस्या है, साइनस की प्रॉब्लम, ये क्या होती है? इसके होने के पीछे के क्या कारण हैं? इसने बताया कि आप जब सांस लेते हैं तो हमारे आंखों के नीचे और चेहरे को हल्का करने के लिए साइनसेस होते हैं। वहां से हवा होती हुई जाती है, वेंटिलेट करती है, फिर चलती है। यदि कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और हवा नहीं आती है तो साइनस सूजने लगेंगे और वहां पे साइनोसाइटिस हो जाएगी, यानी कि उस जगह की सूजन हो जाएगी, जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो अगर आपका कोई भी पैसा है तो वही मैं बता रहा हूँ, उसको आपको चेक कराना चाहिए और उसको करेक्ट कराना चाहिए, ताकि वो साइनस का इन्फेक्शन दूर हो सके। इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? कैसे पता चले कि ये इसकी शुरुआत हो गई है, और अगर शुरुआत में ही इसे रोकथाम इसकी कर ली जाए तो क्या ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? जी जी, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं। एक को जो सिर्फ साइनस की प्रॉब्लम रहती है पर ब्लॉकेज नहीं होती है, उन्हें अक्सर देखा होगा चेहरे में भारीपन की शिकायत करेंगे, सिर में दर्द की बात करेंगे और चिड़चिड़ापन करेंगे, नींद नहीं आना करेंगे। उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, हेडेक और उसकी तरफ वो ज्यादा जाते हैं। और जिनके साइनस स्वेल्ड होके ब्लॉक करने लगते हैं, उनके जो सिम्टम्स बहुत क्लीन होते हैं, ये उन पर वो अलग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन नॉर्मल सबसे ज्यादा साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनके सिम्टम नाक बंद या जुकाम नहीं होती है, बल्कि सिर में भारीपन, सिर का दर्द या सिर में भारीपन, ये ज्यादा होती है। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है, किसी को अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है और वो इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये समस्या वहीं रुकी रहे या ख़त्म हो जाए जड़ से? क्या ये आगे भी बढ़ सकती है? देखिए, ये भी होता है। बहुत से लोग जुकाम की दवा ले लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। अगर आपके साइनस ब्लॉक हैं तो वो खुलवाने चाहिए ताकि वहां तक दवा पहुंचे। और नेजल डूशिंग हम लोग बहुत करते हैं यहाँ पे, जो बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसे जल नीति कहते थे, अब उसका मेडिकल फॉर्म है, ताकि साइनस लगातार वॉश होते रहे और क्लीन होते रहे। तो फिर उसमें ये दिक्कत नहीं आई और ऑलमोस्ट 100% इसमें सिक्योरिटी मिलती है। सिर्फ एलर्जी वाला जो सेगमेंट होता है उसकी लंबा ट्रीटमेंट। जी, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। एक दर्शक शिमला से जुड़ी है हमारे साथ, आशा, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है? जी आशा जी। मुझे नाक में ना ब्लॉकेज ही होती है रोज में। ऐसे तो ऐसे लगता है कि मतलब कि जैसे भरा हुआ है नाक, लेकिन जब ऐसे निकालती हूँ कुछ तो कुछ भी नहीं निकलता है। फिर ऐसे
मतलब सांस लेने में भी हल्की सी दिक्कत होती है, जैसे ना ब्लॉक कैसी लगती है यहाँ पर पीछे हड्डी के पास। अच्छा, जी आशा। ये कब से है और क्या हर वक्त इसी तरह से महसूस होता है? आशा जी, चलिए डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए, कि क्या समस्या देखिए, हो तो सकती है इन्हें? टिपिकल, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, ये टिपिकल कैटेगरी 1 के सिम्टम्स हैं। और इसमें नेजल ब्लॉकेज जब है तो क्लियरली आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि नाक की हड्डी का टेढ़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और साइनस ब्लॉक, क्योंकि वो बता रहे हैं सिक्रीशन, नाक बहती नहीं है, फिर बंद रहती है, तो संभावना है कि उनकी नाक की हड्डी शायद टेढ़ी हो, तो कंप्रोमाइज कर, उसको अगर हम सीधा करेंगे तो फिर काम उनका हो जाएगा। तो इन्हें अभी क्या करना चाहिए और इन्हें सबसे पहले ईएनटी वालों को दिखाना चाहिए, एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए, दूरबीन की जांच करानी चाहिए, और अगर वो एडवाइस करते हैं सेप्टोप्लास्टी तो वो करानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आशा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, जैसे हम यहाँ साइनस की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आगे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं इस बीमारी में कि आगे बहुत लंबा एक प्रोसीजर हो जाता है इलाज का, तो वो कब होता है, वो कौन सी स्टेज होती है, कितनी ये आगे बढ़ जाती है दिक्कत, और मरीज जो है कितना ज़्यादा इससे परेशान हो सकता है? देखिए, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, हमारे जो सांस लेने का रास्ता है वो सिर्फ यही है, तो परेशानी काफी बढ़ सकती है अगर थोड़ा सा भी रास्ता ब्लॉक हो जाए। तो ये सबका अपनी अपनी इम्यूनिटी पे, उनका वायरस लोड, उनका डिसीज का लोड कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि जितना जल्दी आपको ये चीज पता है कि इन्फेक्शन है उसे दूर करा लिया जाए, और अगर साइनस में भाग हुआ है ऑलरेडी तो उसको भी क्लीन कराया जाए, जिसको हम लोग नेजल डूशिंग बोलते हैं। क्योंकि आगे चल के ये काफी सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, फैल सकता है, और फिर ट्रीटमेंट के बाद भी उतना रिलीफ मिलने की गारंटी भी कम हो जाती है। ये जो मांस बढ़ता है, नाक में भी मांस बढ़ता है, तो ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मांस दो तरीके के बहुत कॉमन है, तीसरा फिर कैंसर होता है, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन कॉमन है मांस तत्वों के अंदर ही होता है मांस, उसको टर्मिनेट बोलते हैं। वो एलर्जी की वजह से सूज जाते हैं, जिन्हें भी कभी कभार बोलते हैं कि मांस बढ़ गया, वो एलर्जी का ट्रीटमेंट लेके वो बैठ जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे साइनस से पॉलिप, जो साइनोसाइटिस की वजह से बढ़ते हैं, तो उसमें भी एक छोटा सा ऑपरेशन करा के और उसके बाद ट्रीटमेंट लेके वो भी बैठ जाते हैं। तो ये दो मोस्ट कॉमन मांस होते हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर वो ट्यूमर है, कोई कैंसर है, तो उसका फिर एक अलग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। और ये जो नाक से पानी बहने की समस्या है, कुछ लोगों को बहुत देखा है कि नाक से पानी बहता रहता है, ना जुकाम की शिकायत होती है, ना ही कुछ और दूसरी दिक्कत होती है, लेकिन अक्सर इस तरह से देखता है, आंख से पानी बहना या नाक से पानी बहना। नाक से पानी में क्लियर वाटर, तो कहते हैं कि कभी कभार एक सिर की चोट के बाद क्या वो दिमाग से तो पानी नहीं आ रहा है, पहली चीज। अगर वो नहीं है, वाटर है, तो वो एलर्जिक भी हो सकता है। फिर अगर वो प्लास्टिक है या बदबूदार है या उसका पस जैसा कलर, तो नाक पानी गिरने के कलर पे भी कब से है, क्या कुछ, उन चीजों पे ट्रीटमेंट काफी मैटर करता है। जी डॉक्टर साहब, अब कान की समस्याओं को हम चाहेंगे जरा उस पर हम बात करें। कान में भी देखा गया है कि कई बार खुजली सी होती है और दर्द भी लोगों को होता है, तो इसके पीछे के क्या कारण है? क्या ये खान पान की वजह से या बदलते मौसम की वजह से होता है, या फिर इंटरनल कुछ बॉडी में चेंजेस होने की वजह से ये समस्याएं होती हैं, या कोई दूसरी अगर आपको दिक्कत है उसका असर पड़ता है? कान के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जो भी है, कोई भी सिम्टम है, उसको हमेशा पहले नंबर पे दिखाना चाहिए। घरेलू उपचार कान के केस में देखा गया है कि हमें नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, बाकी चीजों का ठीक है, क्योंकि कान में नॉर्मल खुजली हो सकता है किसी वजह से ना हो, और हो सकता है कि उसमें फंगल इंफेक्शन हो या काफी बढ़ गया हो या पर्दे में पेन हो गया हो, तो उसमें कभी कभार सिर्फ खुजली ही होती है। तो इसलिए कान में कोई भी समस्या हो, पहले एक कंसल्टेशन कंपल्सरी होना चाहिए। उसके बाद अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम देख सकते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो सब चीजें सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज, कान के केस में कोई भी सिम्टम हो,
गो फॉर ईएनटी चेक। ये मैं कान का बहना जो है वो भी अक्सर मरीजों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा दर्द होने के बाद कान बहना भी शुरू कर देता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसमें तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बताया, कान के छोटे से छोटे सिम्टम को भी आपको पहले दिखाना चाहिए। घरेलू उपचार कान के किसी भी सिम्टम में नहीं करने, ये मैं मानता हूँ और इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली चाहता हूँ आप लोग फॉलो करें। करने की किस तरीके से है, अगर सिर्फ फंगल सुराख है तो भी बह सकता और बहना खतरनाक हो सकता है कि आपको पता है कि छोटी हड्डी होती दिमाग और कान के बीच में, अगर वो गल जाए तो मेनिंजाइटिस जैसी चीज भी हो सकती है। भी मार सकता है, थोड़ा सकता है, चक्कर की समस्या कान के अंदर हृदय के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो जी। कुछ लोग कहते हैं कि कान जो है एकदम गुम से रहते हैं और घंटी सी भी सुनाई देती है कान में जैसे बज रही हो। ये किस चीज़ की अलामत हो सकती है और कैसे इसको जल्द से जल्द हम मतलब ये बात करें कि कैसे इलाज इसका होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये भी कान पर गुम रहना, कान का पर्दा ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो ही चीज है। इस पर कई सारी चीजें हो सकती हैं। कान के पीछे पानी हो सकता है, कान के पर्दे में छेद हो सकता है, कान के पीछे की नसें खराब हो सकती हैं, कोई ट्यूमर भी हो सकता है। तो कई सारी बीमारियां जिसके करा बीमारी का इलाज है। कान एक नाक की तरह नहीं है कि दो चीजों से काम चलेगा। कान में हर सेगमेंट का ट्रीटमेंट अलग है, ऑपरेशन का तरीका अलग है, कोई पीछे से है, कोई दूरबीन द्वारा है। इसीलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि कान को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए सो दैट कि छोटी बीमारी भी पड़ में आए। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि अक्सर लोग जो हैं घरेलू उपाय करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं और वही करते हैं। अगर इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आगे ये कितनी ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं, स्वास्थ्य पर कितना इनका असर जो है वो रह सकता है और कितनी जगहों पर ये असर डाल सकती हैं अगर कान से ही जुड़ी कोई समस्या हो तो? देखिए, कान के वहाँ इन्फेक्शन नहीं, लेकिन अगर पर्दे के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो स्वास्थ्य को टेढ़ा कर सकती है, फेशियल भी जा सकता है। तो फिर एक आ गया उसको फिर लाना मुश्किल होता है, तो बेहतर ये होता है उसके जाने पहले उसको ट्रीट किया जाए। कि अगर नस खराब हो गई, चेहरा एक बार टेढ़ा हो गया उसकी वजह से, तो फिर उतना रिलीफ नहीं मिल पाता ट्रीटमेंट के बाद। क्या मुंह से जुड़ी कोई तकलीफ भी कान से जुड़ी तकलीफों को जन्म दे सकती है? अगर गला खराब है या आपकी दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, क्या ये भी कान से जुड़ी हुई तकलीफों को जन्म दे सकते हैं? दे सकते हैं। देखिए, एक पाइप होता है जिसको यूस्ट्रेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो कान से नाक और गले के पीछे खुलता है। तो गले में नाक में कोई इन्फेक्शन है तो वो ब्लैक कर सकता है कान तक, तो इसीलिए ईएनटी जी। तो इसलिए कोई भी चीज कहीं भी नुकसान किसी भी ऑर्गन को दे सकती है। जी, तो बेहद ज़रूरी है कि अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में तकलीफ है, चाहे वो कान हो, नाक हो या फिर थ्रोट हो, ज़रूरी है कि स्पेशलिस्ट को दिखा दिया जाए। अगर खुद यहाँ पर डॉक्टर बनने की कोशिश की गई तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।